हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास के तहत आज हम देखेंगे अजय रावत की जो हमारी पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। आज हम चैप्टर का नाम है गढ़वाल का परमार राजवंश। आज इसका हम देखेंगे भाग 1। इससे पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी 2 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले जितनी भी क्लास हुई हैं आप उनको ज़रूर देखें, या आप देख सकते हैं अजय रावत जी की जो पुस्तक है। और ये इनका इंडेक्स है, यानी इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। अगर इन चैप्टरों की बात अगर मैं करूँ अजय रावत जी की पुस्तक का, तो पहला चैप्टर उत्तराखंड एक परिचय, इसको हम 3 भागों में कंप्लीट कर चुके हैं। ज़रूर देखें आप लोग, बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर कुमाऊँ का चंद राजवंश, इसको हम 4 भागों में कंप्लीट कर चुके हैं। सारे फैक्ट, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कराई हैं। अजय रावत जी की पुस्तक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको फैक्ट बहुत कम मिलेंगे, लेकिन कहानी बहुत कम्प्लीटली आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने क्या करा है, अलग अलग किताबों से फैक्ट उठाकर भी आपके नोट्स में अवेलेबल करे हैं, और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएंगे, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें आप लोग। तो आज का जो हमने चैप्टर देखना है वो है गढ़वाल का परमार राजवंश, जिसको पवार भी कहते हैं। आज बेसिक जानकारी हम ले लेंगे, 2-3 राजाओं के बारे में भी जानकारी ले लेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा होगा गोरखा शासन। इसको भी ऐसे लगातार हम कंप्लीट करते रहेंगे। टोटल इसमें 9 चैप्टर होने वाले हैं, और इनको धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे, लगातार करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गढ़वाल का परमार या पवार राजवंश। सेशन पसंद आता है तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं गढ़वाल का परमार वंश या पवार राजवंश। सबसे पहला पॉइंट है विकेट। इसको विकेट न पढ़ के आप, कहीं कहीं पे विकेट लिखा है, कहीं कहीं पे बैकेट भी लिखा है, आप याद रखें। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, मैं सारे मत आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान दें। अब बैकेट का अगर देखें तो बैकेट के अनुसार पवार वंश के संस्थापक कौन हैं? कनकपाल हैं, जिन्होंने 11 वर्ष शासन किया था और 51 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था, या ऐसे कह सकते हैं 52 गढ़ होते थे, वहाँ अलग अलग शासक होते थे। और इन्हीं में से एक गढ़ था कौन सा? चांदपुर गढ़। और इस चांदपुर गढ़ के राजा थे तत्कालीन भानु प्रताप या सोनपाल। और इन्हीं सोनपाल की पुत्री से कनकपाल जी का, ऐसा माना जाता है, कनकपाल जी का विवाह हुआ था। अब हरिकृष्ण रतूड़ी जी हो गए, एटकिंसन हो गए, वॉल्टन हो गए और भक्त दर्शन जी। कौन कौन से इतिहासकार? हरिकृष्ण रतूड़ी, एटकिंसन, एक और इतिहासकार का नाम मैं लिख देता हूँ, वॉल्टन, और हमारे भक्त दर्शन जी। ये कहते हैं इस वंश के संस्थापक कौन हैं? कनकपाल हैं, जो कि धार नगरी गुजरात से चांदपुर गढ़ आए थे। तो चांदपुर के तत्कालीन राजा कौन थे? भानु प्रताप या सोनपाल थे। इन सोनपाल जी ने दहेज में हमारे कनकपाल जी को चांदपुर गढ़ दे दिया था। तो यहाँ पर हमारे पवार वंश की स्थापना हो गई थी। पवार या परमार वंश की स्थापना हो गई थी। और पवारों की पहली राजधानी कौन सी होती थी? चांदपुरगढ़ चमोली होती थी। अगला पॉइंट देखते हैं, पातीराम जी क्या कहते हैं इनके बारे में। पातीराम जी की एक पुस्तक है, आप ध्यान देंगे, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। इसमें कहते हैं कि कनकपाल धार नगरी के निवासी नहीं थे। कनकपाल कहाँ के निवासी थे? मालवा, मध्य प्रदेश के निवासी थे। और कनकपाल जी के आने का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? आदि बद्री मंदिर है हमारा, जिसकी शैली गुजरात के सोलंकी मंदिर से समान प्राप्त होती है। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो आपने बहुत ध्यानपूर्वक इनको सुनना है। पातीराम जी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पातीराम जी ने क्या कहा था कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में, कि हमारे जो कनकपाल जी हैं मालवा से आए हैं और ये चंद वंश के हैं। अब ये ध्यान दें आप लोग, ऐसा पातीराम जी कहते हैं। ये पातीराम जी का कथन है। अब ये चीज़ें अलग अलग इतिहासकारों के, लेकिन वास्तविक रूप में जिसको हम मान सकते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे, तो वास्तविक रूप में जो जो हमें प्रमाण मिले हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कनकपाल जी को माना जाता है गुर्जर देश का। गुर्जर देश का, अब ये गुर्जर देश कौन सा वाला क्षेत्र है? गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो गुर्जर देश कहलाता है। तो कनकपाल जी गुर्जर देश से आए थे, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका सबसे पहला प्रमाण है, चांदपुर से हमें एक प्राप्त हुआ है
शिलालेख। चांदपुर से क्या प्राप्त हुआ है? चांदपुरगढ़ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो चांदपुरगढ़ से शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो उसी शिलालेख में पता चलता है, उस शिलालेख के लेख से पता चलता है कि कनकपाल जी धार नगरी से ना आकर कहाँ से आए थे? गुर्जर देश से आए थे। अब इसका दूसरा प्रमाण और देखते हैं कि भैया ये गुर्जर देश से आए थे नहीं आए थे। तो गढ़वाल में क्या है, अधिकतर सभी जो घर परिवार होते हैं और जो हमारा गढ़वाल के जो राजा का पुराना दरबार है, वहाँ गणेश जी की मूर्ति प्राप्त होती है। अब गणेश जी की मूर्ति प्राप्त होती थी, इससे कैसे पता चलता है? तो गणेश जी की जो मूर्ति प्राप्त होती है यहाँ, उनकी जो सूंड है गणेश जी की, इनकी जो सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। और एक गणेश जी की, जैसे उत्तर भारत में तो गणेश जी की जो मूर्तियां होती हैं उसमें सूंड बाईं ओर मुड़े रहती है, लेकिन अगर हम ये गुर्जर प्रदेश या गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन जगहों की बात करें, वहाँ जो गणेश जी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं उसकी सूंड भी दाईं ओर मुड़ी रहती है। इससे भी हमें पता चलता है कि कनकपाल जी कहाँ से आए थे। कनकपाल जी आए थे गुर्जर प्रदेश से। टिहरी का जो पुराना राज दरबार था, जो 1815 में किसने बनाया था? हमारे सुदर्शन शाह जी ने बनाया था। तो वहाँ के राज दरबार में भी गणेश जी की मूर्ति प्राप्त होती है, जिसमें हमारी जो गणेश जी हैं उनकी सूंड है वो दाईं ओर मुड़ी हुई प्राप्त होती है। अब तीसरा प्रमाण जो हमें मिलता है कि कनकपाल जी गुर्जर प्रदेश से आए थे। कनकपाल जी कहाँ से आए थे? गुर्जर प्रदेश से आए थे। इसका एक प्रमाण है आदि बद्री मंदिर। अब आदि बद्री मंदिर कैसे इसका प्रमाण है? तो इस मंदिर की जो शैली है, आदि बद्री मंदिर की शैली, राजस्थान का एक मंदिर है हमारा सोलंकी मंदिर। सोलंकी मंदिर कहाँ का? राजस्थान का। उसी के समान इसकी शैली है हमारे आदि बद्री मंदिर की। तो कनकपाल जी गुर्जर प्रदेश से आए, इसके 3 प्रमाण क्या क्या हो गए? सबसे पहला प्रमाण है चांदपुरगढ़ से प्राप्त एक शिलालेख। दूसरा प्रमाण गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी की वास्तविक बहुत सारी मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? गढ़वाल के ज़्यादातर परिवारों से प्राप्त हुई हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारा पुराना राज दरबार है गढ़वाल के परमार राजवंश का, राजवंशीय शासकों का, वहाँ भी गणेश जी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें गणेश जी की मूर्ति में जो सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ी है। तीसरा प्रमाण क्या है कि ये गुर्जर प्रदेश से आया था? इसका प्रमाण है आदि बद्री मंदिर। आदि बद्री मंदिर की शैली राजस्थान के एक मंदिर है सोलंकी मंदिर, उसी मंदिर के समान प्राप्त होती है। अब अगली चीज इसमें आती है, बहुत सारे शासक हमारे गढ़वाल के हैं, वे खुद भी कहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं? गुर्जर प्रदेश से ही आए हुए हैं। अब इनका क्षेत्र धार नगरी था या नहीं था, इस भ्रम को दूर किया गया है एक पत्र से, जो हमारे अजय रावत जी की पुस्तक में दिया गया है। उस पत्र को मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी लाइनें आप लोग पढ़ लेंगे, जिससे हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भैया ये धार नगरी के निवासी। तो गढ़वाल के जो परमार राजवंश के शासक थे वे हमारे धार नगरी से रिलेटेड नहीं थे। उसके प्रमाण हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पिक ली है हमारे अजय रावत जी की पुस्तक से, अब वही पढ़ते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह भ्रम है कि कनकपाल धार नगरी से आए थे। परमारों के ही वंशज ठाकुर सूरबीर सिंह पुराना राज दरबार टिहरी के संग्रह में से कुछ ऐसे पत्र रखे हुए हैं जो इस भ्रांति का निवारण करते हैं। किस भ्रांति का? कि कनकपाल धार नगरी से आए थे, ये एक भ्रांति है। अब उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। सन 1927 में टिहरी राज्य के दीवान राय बहादुर चक्रधर जुयाल, याद करें चक्रधर जुयाल, गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड याद आ रहा होगा आपको। तो चक्रधर जुयाल ने 23 मई को पत्रांक 560 सी के अंतर्गत भेजने की तिथि 13 जून 1927 को इंडोसमेंट नंबर 1839-50, ये तो अजीब से लाइन है, इनको आवश्यक नहीं है। धार दरबार को इन्होंने एक पत्र भेजा था। किसने भेजा था? सिंपल हम समझे, चक्रधर जुयाल जी, टिहरी राज्य के दीवान हैं हमारे चक्रधर जुयाल जी ने, जिन्होंने 1927 में एक पत्र भेजा है। किसे? धार दरबार को भेजा है। अब इस पत्र के उत्तर में धार दरबार ने दिनांक 10 दिसंबर 1927 को पत्र संख्या 1004 के अंतर्गत धार के इतिहास अधिकारी के पत्र संख्या 17 दिनांक 22 जुलाई 1927 को नत्थी कर टिहरी दरबार के लिए भेजा था। यानी धार दरबार ने एक रिप्लाई भेजा है हमारे टिहरी दरबार को। इस पत्र में साफ शब्दों में
इस बात की पुष्टि की गई है कि कनकपाल एवं धार नगरी के राजवंशों में कोई संबंध नहीं है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए हमें, जबकि लिखित प्रमाण है कि इससे पता चलता है कि कनकपाल धार नगरी से रिलेटेड नहीं है। तो कहाँ से रिलेटेड है ये रिलेटेड है हमारे गुर्जर देश से रिलेटेड है। अब अगली लाइनों में कुछ गुर्जर देश के बारे में ही जानकारी दी गई है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं। यह प्रमाणित हो जाता है कि कनकपाल गुर्जर देश से ही आए थे। श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यानी के मुंशी द्वारा रचित एक पुस्तक है द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश में विख्यात लेखक जी ने, हमारे मुंशी जी ने, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का एक भाग मालवा तथा गुजरात का सामूहिक नाम क्या दिया है इन्होंने, गुर्जर प्रदेश का, यानी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का एक भाग मालवा तथा गुजरात के सामूहिक भाग का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हमारे के मुंशी जी ने क्या कहा है, गुर्जर प्रदेश कहा है। अब बढ़ते हैं हमारे शासक क्रम की तरफ। सीधे हम सबसे पहले देखते हैं हमारे कनकपाल जी के बारे में। यहाँ पर भी बहुत सारे अनलिमिटेड फैक्ट आपके कवर होने वाले हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने इनको सुनना है। तो सबसे पहले शासक हम देखते हैं कनकपाल। 888 से 898 के बीच इनका समय माना जाता है। इन्हीं को हमारे परमार वंश का संस्थापक या पवार वंश का संस्थापक माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि ये धार नगरी गुजरात के निवासी थे, लेकिन ये चीज़ हम अभी खंडन इसका कर चुके हैं। तो आपने गुर्जर देश भी याद रखना है, दोनों पॉइंट याद रखने हैं, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। भानु प्रताप की जो कत्यूरी शासक होते थे, भानु प्रताप हमारे चांदपुरगढ़ के, उनसे इनका विवाह हुआ था और राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई थी, चांदपुरगढ़। भानु प्रताप जी ने हमारे कनकपाल जी को चांदपुरगढ़ वाला क्षेत्र किस में दिया था, दहेज में दिया था। अब कुछ जानकारियाँ, कुछ फैक्ट मैं आपके कनकपाल जी से रिलेटेड कंप्लीट करा देता हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक आपने इनको सुनना है। अब कनकपाल जी परमार वंश के थे नहीं थे, अब इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी, तो एक पुस्तक है हमारी सभासार, आपको जरूर याद होगा। इस सभासार पुस्तक के लेखक है हमारे सुदर्शन शाह जी। तो वे खुद कहते हैं कि हम किस वंश के हैं, परमार वंश के हैं। अगला प्रमाण देखते हैं, अगले इतिहासकार कौन है जो इस बारे में कहते हैं कि कनकपाल जी परमार वंश के थे। तो अब आते हैं हमारे भक्त दर्शन जी। तो भक्त दर्शन जी की किताब है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। ये सारे फैक्ट मैंने पीडीएफ में लिखे नहीं है, तो आप लोग ध्यान दें, नोट्स जरूर बनाएं। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक हमारे भक्त दर्शन जी की पुस्तक है, उसमें ये बताते हैं कि जो गढ़वाल नरेश हैं वे किस वंश के हैं, वो परमार वंशीय हैं। वो किस वंश के हैं, परमार वंश के हैं। अब देखते हैं कुछ कनकपाल जी के राज्यारोहण, कनकपाल जी का राज्यारोहण कब का है। अब इसके बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग कथन हैं, मैं सारे कथन ही आपको क्लियर करवा रहा हूँ। अब जो हमारे हरिकृष्ण रतूड़ी जी हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा, हरिकृष्ण रतूड़ी जी हैं, उनकी पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास। पुस्तक का नाम क्या है, गढ़वाल का इतिहास। इसमें ये बताते हैं हमारे कनकपाल जी का जो राज्यारोहण हुआ है वो कब हुआ है, 888 ईस्वी में हुआ है। लेकिन अपनी ही बात का खंडन हमारे रतूड़ी जी करते हैं। उनकी एक रचना है गढ़वाल वर्णन। पुस्तक के लेखक कौन है, हमारे हरिकृष्ण रतूड़ी जी हैं। देखिए गढ़वाल के इतिहास में तो वे कहते हैं कि हमारे कनकपाल जी का राज्यारोहण 888 ईस्वी में हुआ है, जबकि अपनी ही बात का वे खंडन कर देते हैं अपनी पुस्तक गढ़वाल वर्णन में, जिसमें वे कहते हैं इनका राज्यारोहण हुआ है 688 ईस्वी में। देखिए कितने कन्फ्यूजन फैक्ट हैं, लेकिन हमने याद रखने हैं किसी इतिहासकार ने क्या कहा है। ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में ऐसी समस्या रहती हैं, कोई प्रमाणिक स्रोत हमें प्राप्त नहीं होता है। अब आते हैं हमारे भक्त दर्शन जी के बारे में। अब भक्त दर्शन जी क्या कहते हैं इनके बारे में कि इनका राज्यारोहण कब हुआ था। तो भक्त दर्शन जी बताते हैं हमारे कनकपाल जी का जो राज्यारोहण हुआ है वो 888 ईस्वी में हुआ है। अब आते हैं अगले इतिहासकार हमारे शिव प्रसाद डबराल चारण जी। वे कहते हैं मैं किसी भी तिथि पर सहमत नहीं हूं, मुझे कोई तिथि प्राप्त नहीं हुई। अब आते हैं हमारे इतिहासकार केदारनाथ पंडित जी, राहुल सांकृत्यायन जी, नाम जरूर सुना होगा आपने, काफी प्रसिद्ध। वे तो यहां तक कह देते हैं कि कनकपाल नाम का तो कोई राजा ही नहीं हुआ है, कनकपाल नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ है। वे सीधे कहते हैं कि भैया जो हमारा परमार वंश है इसके आदि पुरुष संस्थापक हैं कौन, हमारे अजय पाल जी।
भी मतलब इस नाम का कोई राजा है, इसको ही खंडित कर देते हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन जी। अगले जो हमारे इतिहास का जो हमने स्टार्टिंग में बैकेट देखा था या विकेट हैं, वे कहते हैं कनकपाल जी सबसे पहले शासक थे और कब गद्दी पर बैठे हुए मानते हैं, वे इनको मानते हैं गद्दी पर बैठे थे ये 688 ईस्वी में, जिसका वे संवत बताते हैं संवत 745 विक्रमी संवत। 57 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे सन निकल जाएंगे। अब आते हैं एक कवि हैं, कवि देवराज। अलग अलग इतिहासकारों के सारे कथन मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सारे पॉइंट याद रखें, किसी भी आधार पर पूछा जा सकता है। तो कवि देवराज जी हैं, इनकी किताब है गढ़वाल राजा वंशावली। गढ़वाल राजा वंशावली। तो इनका एक हस्तलिखित, अपना हस्त लिखा हुआ एक संग्रह है, जिसमें ये बताते हैं कि कनकपाल इस राजवंश के क्या हैं, संस्थापक हैं, और जो राजगद्दी पर कब बैठे थे, 688 ईस्वी में बैठे थे। तो सारे इतिहासकारों के कथन मैंने बता दिए। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज एक बार जल्दी से मैं कर देता हूँ। हरिकृष्ण रतूड़ी जी गढ़वाल की इतिहास पुस्तक में कहते हैं 888, हरिकृष्ण रतूड़ी जी। जबकि अपनी ही दूसरी रचना में वे कहते हैं कि इनका टाइम पीरियड कब का है, 688 ईस्वी का। भक्त दर्शन जी भी 888 को ही मानते हैं। डबराल जी कहते हैं मुझे तिथि का कोई ज्ञान नहीं है, मैं किसी भी तिथि को सही नहीं मानता हूँ। राहुल सांकृत्यायन जी तो कहते हैं कि इस नाम का कोई इतिहासकार यानी हमारे शासक थे ही नहीं, वे सीधे कहते हैं कि इस वंश के संस्थापक हैं अजयपाल जी। अब बैकेट क्या कहते हैं या विकेट क्या कहते हैं कि इस वंश के संस्थापक यानी परमार वंश के संस्थापक हैं हमारे कनकपाल जी, और कब इन्होंने स्थापना की थी, 688 ईस्वी में। और कवि देवराज जी अपनी पुस्तक में क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि इस वंश के संस्थापक कनकपाल जी हैं और उनका टाइम पीरियड कब का है, 688 ईस्वी का। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ। अगले शासक हमारे आते हैं सोनपाल जी, जिनका टाइम पीरियड है 1243 से 1250। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी भिलंग घाटी। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर दो हिस्सों में बंट चुका था हमारा परमार वंश। और सोनपाल जी के बारे में आपने ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, और इन्होंने खसों को भी पराजित किया था। अगले शासक आते हैं हमारे लखन देव जी, 1310 से 1330 के समय के। इन्होंने अपने नाम से मुद्रा छापे थे, यानी अपने नाम से मुद्रा छापने वाले पहले शासक हैं। अब कोई भी शासक अपने नाम से मुद्राएं छाप रहा है, इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि वे स्वतंत्र शासक हैं, यानी किसी के अधीन नहीं है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भिलंग घाटी के पहले स्वतंत्र शासक कौन है, हमारे लखन देव जी। क्रम के हिसाब से ये कौन से शासक बनते हैं, तो क्रम के हिसाब से ये शासक बनते हैं 28वें। और इन्होंने जो अपनी मुद्रा छापी थी वो कहाँ पर रखी गई है, पुराना दरबार संग्रह टिहरी में रखी गई है। कहाँ रखी गई है, पुराना दरबार संग्रह टिहरी में रखी गई है। इसके बाद अगले शासक हमारे आते हैं जगतपाल जी, जिनका टाइम पीरियड है 1444 से 1460 के बीच में। इनका एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है हमारे रघुनाथ मंदिर से। कब का है ये, 1455 का। और इन्हीं जगतपाल जी को रजबार भी कहा गया है। क्या कहा गया है, रजबार कहा गया है। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है रघुनाथ मंदिर किन से संबंधित है और यह कहाँ स्थित है वर्तमान में। उम्मीद है आज की संपूर्ण कहानी आपको समझ में आई होगी। मैंने सारे फैक्ट आपके क्लियर करने का प्रयास किया है, जितने भी भ्रम थे उनको फैक्ट के माध्यम से समझा रखा है। सेशन पसंद आता है तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अब अगला वीडियो आपको मैं बता देता हूँ अगले वीडियो कब आएंगे। आज शनिवार हो गया, एक वीडियो आज आ गया है। तो इतिहास वाले जो वीडियो है हमारे अब आएगा सीधे मंडे को। मंडे के बाद वेडनेसडे, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार और संडे, यानी अगला जो हमारा आने वाला हफ्ता है उसमें हम 4 वीडियो देखने वाले हैं इतिहास से रिलेटेड। मंडे को हम देखेंगे परमार वंश का दूसरा हिस्सा, और इसी के अलावा जो अन्य क्लासें हमारी होने वाली हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। और कुछ समय में जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैंने आप लोग को पहले कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया है, कुछ समय बाद आप लोग के लिए एक स्पेशल बैच आपके लिए स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड की हमारी क्लास तो चल ही रही हैं,
उत्तराखंड के साथ साथ आप लोग के लिए हिंदी का भी बैच चलाया जाएगा और हिंदी के साथ साथ रीजनिंग का बैच भी चलाया जाएगा। अब रीजनिंग क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? अब उत्तराखंड हम जानते हैं 20 नंबर की आती है, हिंदी हमारी 40 नंबर की आती है और रीजनिंग अगर आपने पिछले साल के 2021 के जितने भी पेपर हुए हैं उनको ध्यानपूर्वक अगर देखा होगा तो हर पेपर में मिनिमम 10 सवाल रीजनिंग के आए हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे को टाइम होता है तो मैं इन 3 क्लासों को रेगुलर लाने का बिल्कुल प्रयास करने वाला हूँ। अभी इस पर काम किया जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा या तो एक दिन में ही 3 वीडियो लाए जाएँ, या एक दिन अगर उत्तराखंड की आती है तो अगले दिन हिंदी और रीजनिंग की क्लास आएगी, फिर उत्तराखंड, फिर मतलब ये प्लानिंग हमारी चल रही है। एक प्लान ये भी है कि आपके लिए 3 दिन क्लास आएंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और हर दिन ये 3 क्लास आएंगी, यानी हफ्ते में 3 या 4 आपकी क्लास 3 क्लासें होंगी और उन 3 क्लासों में 3 वीडियो हर दिन आपके लिए लाए जाएंगे। तो आपको जैसा भी अब सही लगता है, जैसा आप लोग चाहते हैं, इस विषय में मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट में लिंक भी डाल दूंगा। टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी PDF आपको प्राप्त हो जाएंगी। आज से पहले जितनी भी क्लास हुई हैं मैंने सारी वीडियो के लिंक और PDF उसमें अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे, मैं उनका डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि भैया आप जो पढ़ा रहे हैं उनसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ज़रूर होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन सेल्फ स्टडी का आज तक कोई तोड़ नहीं है। तो सेल्फ स्टडी करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर रहेंगी। अध्यापक से पढ़ते हैं तो सुनकर भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो सेल्फ स्टडी भी ज़रूर करनी है आपने। खुद भी पढ़ने की आदत डालिए, तभी तो आपकी परीक्षाएं निकलेंगी। आप एक टीचर के ही भरोसे रहते हैं कि भैया आधे घंटे 1 घंटे पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो सेल्फ स्टडी आपने ज़रूर करनी है। तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें, नोट्स कंप्लीट बनाएं। हर सब्जेक्ट, सबसे बड़ी चीज़ सिलेबस ज़रूर रखें अपने पास, सिलेबस रखना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। उत्तराखंड हिंदी और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा जोड़ दें, तभी आपकी परीक्षाएं अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। और उसी के साथ GS में पॉलिटी और आधुनिक भारत भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन फोकस रखें उत्तराखंड, हिंदी और रीजनिंग वाला पोर्शन ज़रूर देखें। कंप्यूटर तो आपको पता ही है किस टाइप के सवाल पूछ रहा है, आप कुछ भी पढ़ लें वो कुछ ऐसे सवाल पूछ देता है आप कर ही नहीं पाएंगे। तो जिन सवालों को मैं छेड़ नहीं सकता हूँ या जिनको मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उनके बारे में फालतू आपने सोचना नहीं है। जहाँ पर मैं अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकता हूँ उनके बारे में आपने सोचना है। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे तो इनको कृपया करके अपने WhatsApp में भी शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपने, सेशन पसंद आता है लाइक करना है, और वाकई अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करते हैं, जिससे हमसे बहुत सारे लोग जुड़ सकें। जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारे YouTube चैनल के नाम पर ही है, उत्तराखंड ज्ञान विथ जीवन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।